गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है एक्सीडेंट क्लेम केस का मुआवजा अवार्ड निकालने का सरल फार्मूला। जी हाँ सर, बेहद सरल फार्मूला एक सरल उदाहरण के साथ मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इसमें एक 25 वर्षीय युवक का उदाहरण मैंने शामिल किया है जो एक नौकरी करता था और 10,000 रुपये महीना उसकी आमदनी थी और उस पर डिपेंडेंट लोग कुल 4 थे, पत्नी, बच्चे और माता पिता। अब उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तब उसको 21,78,000 रुपए का मुआवजा राशि मेरे द्वारा निकाली गई है। तो कैसे निकाली गई है ये पूरा फार्मूले के साथ सरल उदाहरणों के साथ मैं आपको जानकारी दूंगा। इस मामले को हम 4 स्टेपों में समझेंगे आज के इस प्रकरण में। इसमें मैंने वो बड़े सरल तरीके से पूरा फार्मूला तैयार किया है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 3 जजमेंट्स में दिया है। कौन कौन से जजमेंट्स में? नंबर 1 है सरला वर्मा एवं अन्य विरुद्ध दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य 2009 का है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट। दूसरा है नेशनल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध प्रणय सेठी 2007 का। और तीसरा मागमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी 2018 का। इन तीनों में जो न्यायिक सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने प्रतिपादित किए उन्हीं के आधार पर मैं पूरा सरल फार्मूला तैयार करके आपके लिए लेकर आया हूं। और आज भी ये फार्मूले लागू हैं और आज भी जो कोर्ट में जो जजमेंट दिए जाते हैं तो उसमें इन साइटेशंस का हवाला दिया जाता है और इन्हीं के बेसिक आधार पर अवार्ड राशि निर्धारित की जाती है। इसमें जो मल्टीप्लायर के गुणक का जो सिद्धांत लागू किया गया वो सरला वर्मा 2009 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पूरी तालिका दी गई, उसके आधार पर निकाला जाएगा। इसमें खर्चे की कटौतियों की भी तालिका दी गई है कि मृतक है तो उसके खर्चों की कटौतियां किस प्रकार से की जाएंगी, वो भी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। दूसरा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो भविष्य की संभावना होगी उसका जो निर्धारण किया गया है वो प्रणय सेठी 2017 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। इसमें भी पूरी तालिका दी गई है, उस तालिका को भी मैं आपको बताऊंगा और उसको बेसिक आधार मानकर इस उदाहरण में मैंने उसको अप्लाई किया। तीसरा है मगमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मगमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2018 का। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन ये हुआ है, मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं कि जो प्रणय सेठी 2017 का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो जजमेंट है, इस जजमेंट के पैरा क्रमांक 61 के उप पैरा क्रमांक 8 में तीन जो है कि फिक्स्ड खर्च के बारे में जानकारी दी गई है जो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक ही रहते हैं, बदलते नहीं है। और वो तालिका में जो दिए गए उसी के अनुसार उसमें अवार्ड राशि में उसको जोड़ा जाता है। उसमें जो विधिक सहचार्य का खर्च था वो 40,000 रुपये नियत किया गया था प्रणय सेठी 2017 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट के पैरा क्रमांक 61 के उप पैरा क्रमांक 8 में। साथ ही ये भी बताया गया था कि हर 3 वर्ष में ये 10% राशि आगे बढ़ा कर दी जाएगी। लेकिन इसमें सिर्फ जो है कि पत्नी का जो सहचार्य है उसके बारे में राशि निर्धारित की गई थी। लेकिन आने वाले समय में आवश्यकता महसूस हुई कि पत्नी भी हैं, बच्चे भी हैं, माता पिता भी हैं, इनको भी साथ के बिछड़ने का खर्च, सहचार्य का खर्च दिया जाना आवश्यक है। तो मेघमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2018 में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया और प्रणय सेठी 2017 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट का विस्तार करते हुए इसमें इन लोगों को भी शामिल किया गया। लेकिन मूल सिद्धांत प्रणय सेठी के इसमें लागू होंगे, इसमें ये बताया गया है। साथ ही एक प्रश्न हमारे सामने ये भी उत्पन्न होता है कि जो मल्टीप्लायर का सिद्धांत है जिसको हम गुणक का सिद्धांत कहते हैं, इसकी एक पूरी तालिका दी गई उम्र के हिसाब से कि जिसकी जितनी उम्र होगी उसके आगे गुणक लिखा गया है, जैसे कि 18, 19, 20, 21, 22 ऐसे। और जो है कि अब उसमें उसकी उम्र के हिसाब से गुणा किया जाता है, जैसे कि 25 साल की उम्र है तो उसमें 18 का गुणा किया जाता है। तो ये गुणक का जो सिद्धांत है इसकी जो मुख्य जो बुनियाद है वो सरला वर्मा 2009 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट ही है। इसी में सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। ये तीनों लैंडमार्क जजमेंट है सर, ऐतिहासिक फैसले हैं। मतलब जो दिशा और दशा दोनों बदल दें और उसमें ऐसे सिद्धांत प्रतिपादित किए जाएं जो प्रकरणों में लागू हो सके, ये उन्हीं तीनों जजमेंट्स में है। और ये इसमें जो सिद्धांत बताए गए हैं वो सरला वर्मा के मल्टीप्लायर के गुणक के सिद्धांत इसी में लिए गए। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या होता है सर, मैं थोड़ी सा आपको बता दूं। भविष्य की संभावना, जो आश्रित जो मृतक के ऊपर डिपेंड थे, जो मृतक जो कमाई कर कर लाता था तो उसके ऊपर जो खुद के ऊपर जो खर्च करता था उसके अलावा उस राशि को हटा के जो राशि बचती थी वो उनके परिवार के सदस्य पे खर्चा करता था। तो उनका ये नुकसान हुआ तो न्यायालय में कहते हैं कि सर हमारा इतने सालों का नुकसान हुआ है, भविष्य में इतने रुपए कमाता तो ये राशि हमें दिलाई जाए। तो ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इसको कहते हैं। और मल्टीप्लायर क्या कहते हैं सर, उसका एक फार्मूला तैयार किया गया है, तालिका बना दी गई है कि उम्र के हिसाब से उसमें गुणा किया जाएगा। तो वो भी मैंने पूरी तालिका भी आज 3 तालिका में आपको बताऊंगा।
मल्टीप्लायर का गुणक सिद्धांत की तालिका जो सरला वर्मा 2009 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आधार पर तैयार की गई है, साथ ही खर्चे की कटौतियां, ये दोनों तालिकाएं। दूसरा है प्रणय सेठी 2017 जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट तालिका तैयार की गई है, वो इसी आधार पर तैयार की गई है। दूसरी तालिका की जानकारी मैं आपको इस आधार पर दूंगा। तीसरी तालिका मगमा इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2018 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है, जिसमें प्रणय सेठी के 2017 के जजमेंट का विस्तार किया गया है और उसमें पत्नी के सहचार के खर्च के अलावा अन्य खर्चे भी इसमें जोड़े गए। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं मैं आपको कि 3 साल की अवधि बताई गई है। प्रणय सेठी 2017 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट के पैरा क्रमांक 61 के उपपेरा क्रमांक 8 में 40,000 रुपए निर्धारित की गई और 3 साल की अवधि के बाद 10% बढ़ाया जाएगा। अभी 2017 का है, हम 2026 में बैठे हुए हैं। अगर हम जोड़े इससे 17 से 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ये कुल 9 साल हो चुके हैं। 9 साल में 4 माह घट रहा है, लेकिन 6 साल पूरे हो चुके हैं। 2 ब्लॉक मतलब 3 साल पूरे हो चुके हैं। तो 20% की राशि इसमें जोड़ने का, इसमें हमें जो है कि उसके अनुसार अधिकार प्राप्त हो चुका है। तो 40,000 रुपए है तो उसको 48,000 रुपए कर दिया गया, जो फिक्स राशि है। लेकिन 4 माह बाद उसमें 10% और भी जोड़ा जा सकता है, वो जो जजमेंट के पैरा क्रमांक 61 के पैरा क्रमांक 8 में बताया गया। तो आज के जजमेंट में सर मैं आपको ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। साथ ही जो मैंने आपको बताया 3 जजमेंट्स के बारे में और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। ब्याज के बारे में भी जानकारी सर मैं दूंगा, इसमें जो न्यायालय के द्वारा तय किया जाता है। मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 171 में बताया गया है, जो 6% से 9% के मध्य होती है, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। ये समस्त जानकारियां, ये समस्त सरल फार्मूला मैंने डिजिटल ई बुक में सर आपके लिए तैयार करके रखा है। आगे की जानकारी मैं आपको डिजिटल ई बुक के अंदर से ही देता हूं और अंत में आपका परिचय डिजिटल ई बुक से भी मैं करा दूंगा। आइए सर, लेट्स गो। आगे बढ़ने से पहले सर एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको प्रदान कर दूं। ये फार्मूला निकालना, एक्सीडेंट क्लेम का मुआवजा निकालने का सबसे सरल फार्मूला, यही हमारे वीडियो का टाइटल है, यही हमारी ई बुक का भी टाइटल है। ये हमें जानना क्यों बेहद जरूरी है? क्योंकि नंबर एक तो है कि वकालत की प्रैक्टिस के दौरान हमें ये जानना बेहद आवश्यक है। इसको जाने बगैर हम वकालत में एक्सीडेंट क्लेम केस की प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना होती है तो वो वकील साहब के पास आता है और सबसे पहले सवाल यही करता है कि वकील साहब इसमें कितना मुआवजा मिलेगा और कितने समय में मिल जाएगा। ये 2 सवाल उसके होते हैं। दूसरे सवाल का तो जवाब ये है कि जो है कि माननीय न्यायालय जो आदेश करेंगे 6 माह, साल भर, 1.5 साल भी लग सकता है या कभी थोड़ा आगे पीछे। एक सामान्य जवाब ये हो गया। लेकिन खर्चा कैसे बताएंगे हम उसे निकालने का, जब हमको खुद को ही नहीं मालूम है। अच्छा, खर्च निकालने का पूरा फार्मूला है जो न्यायालय के द्वारा जजमेंट्स में इन फार्मूलों का इस्तेमाल किया जाता है। इन तीनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट्स के, इन जजमेंट्स के आने के पहले बड़ी विसंगतियां थी सर। हर न्यायालय के द्वारा अलग अलग गुणक लागू किया जाता था। हर न्यायालय के द्वारा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अपने हिसाब से तय किया जाता था। तो एक ही उम्र, एक ही आयु, एक ही आमदनी होने के बाद भी अलग अलग अदालतों के अलग अलग जजमेंट्स इसमें आ रहे थे। तो इन्हीं विसंगतियों को दूर करने के लिए सबसे पहला जजमेंट लाया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का 2009 का, सरला वर्मा एवं अन्य विरुद्ध दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य 2009 का, ये सबसे पहला जजमेंट लाया गया। ये इसके द्वारा सर बुनियाद रखी गई, बेसिक 2 ही सिद्धांत की बुनियाद इसमें रखी गई है, मल्टीप्लायर के गुणक सिद्धांत की भी और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की भी। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से निकाला जाएगा। एक बात मैं और बता दूं आपको अगर आगे बढ़ने से पहले, कि हमारे मन में अक्सर ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि सरला वर्मा का जजमेंट 2009 में आया था और प्रणय सेठी का जजमेंट 2017 में आया था। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की जो तालिका तैयार की गई और जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए 2017 में तैयार किए गए। तो जाहिर सी बात है कि 2017 में जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए वो 2009 में तो आ ही नहीं सकते। उन सिद्धांतों को 2009 में लागू किया ही नहीं जा सकता। तो 2009 में आखिर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट किस आधार पर निकाला गया था सरला वर्मा के केस में? तो मैं आपको बता दूं कि सरला वर्मा के केस में 2009 में एक मानकीकृत स्टैंडर्डाइज्ड पैमाना तय कर दिया गया था। लेकिन उसमें जो परमानेंट जॉब वाले लोग थे उन्हीं को फ्यूचर प्रोस्पेक्ट का अधिकारी माना गया था। दिहाड़ी मजदूर और व्यापार करने वाले लोग और सेल्फ एम्प्लॉयड, इनके बारे में उसमें कोई व्यवस्था नहीं दी गई थी। जिस पर इसी वजह से जो है कि इसका विस्तार करते हुए 2017 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने प्रणय सेठी के जजमेंट में इन सबको इसमें शामिल कर लिया। जैसा कि 2017 में जो है कि प्रणय सेठी 2017 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के केस के जजमेंट के पैरा क्रमांक 61 के पैरा क्रमांक 8 में जो है कि सहचार्य की हानि में सिर्फ पत्नी को शामिल किया गया था। 40,000 रुपए की राशि, फिक्स राशि निर्धारित की गई थी कि उसको दी जाएगी और जो है कि 3 वर्ष में 10% बढ़ाया जाएगा। लेकिन
इसमें सिर्फ एक ही सहचारी की हानि को शामिल किया गया था। इसका भी विस्तार करते हुए मकबूल जनरल इंश्योरेंस कंपनी 2018 में विस्तार किया गया। माता पिता बच्चे पत्नी सबको शामिल कर लिया गया कि इन सबको पृथक पृथक 40,000 रुपए दिए जाएंगे और हर 3 वर्ष में 10% बढ़ेगा। मूल फार्मूला उसी का लागू होगा। तो ये मैंने महत्वपूर्ण जानकारी आपको इसमें प्रदान कर दी है। अब आगे की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इसको जाने बगैर आप ये मान के चलें कि हमने अगर ये नहीं जाना तो हमने कुछ भी नहीं जाना। मतलब अगर हमने हमको हमको ये नहीं पता होगा हमारी टेबल पे हमारे ऑफिस में कि जिस मुकदमे को हम अदालत में कोर्ट में जज साहब के सामने पेश करने जा रहे हैं उसमें क्या अवार्ड निर्धारित हो सकता है, एक अनुमान तो सर हमें होना ही चाहिए। क्योंकि जब हमें नहीं होगा तो हमारी स्थिति फिर ऐसी होगी कि वो हमसे पूछेगा, क्लाइंट पक्षकार हमसे पूछेगा, हम उसको कोई जवाब भी नहीं देंगे। एक अंदाजन कुछ तो भी कहेंगे कि अरे मृतक की दशा में कितना 50 लाख 20 लाख 30 लाख। तो ये कहीं ना कहीं एक अनसेटिस्फाइड वाला मामला पैदा होता है इसमें, क्योंकि ये न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है चोट की प्रकृति और दुर्घटनाओं के आधार पर कि कितना मुआवजा उसमें दिया जाएगा। यही मामलों में न्यायालय ने 56 लाख से भी ऊपर मुआवजा दिया है। जैसा कि एक लेटेस्ट जजमेंट है जो मैंने जिसके ऊपर अभी वीडियो भी बनाया है चैनल पे, उसकी डिजिटल ई बुक भी लिखी हुई है, उसकी लिंक उसी वीडियो के नीचे मेरे द्वारा दे दी गई है। जजमेंट में 56 लाख का मुआवजा दिया गया था हंसराज विरुद्ध मुकेश नाथ, 2026 का है सर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का लैंडमार्क जजमेंट। इसमें एक 14 साल का बच्चा मोटरसाइकिल पर पीछे बैठ कर जा रहा था, ट्राली से टकरा गया और 100% डिसेबिलिटी आ गई उसको। लोअर कोर्ट ने 7 लाख कुछ हजार का मुआवजा दिया था। उससे असंतुष्ट होकर उन्होंने इसी अधिनियम मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 173 के तहत उच्च न्यायालय में अपील पेश की। वहां पर यह 12 लाख कुछ हजार रुपए कर दिया गया बढ़ाकर। उससे भी असंतुष्ट होकर इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपील की गई। वहां पर इस राशि को बढ़ाकर 56 लाख और कुछ हजार रुपए कर दिया गया। डिटेल जानकारी के लिए आप मेरा वीडियो अपलोडेड है, वहां पर देख सकते हैं। बताने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि यदि हम क्लाइंट को बताते हैं तो इस मामले में तो 56 लाख कर दिया गया। तो ये प्रकरण की परिस्थिति के हिसाब से 100% डिसेबिलिटी थी, उसकी आयु भी देखी गई, सब कुछ देखा गया। तो हर मामले में क्लेम राशि अलग अलग निर्धारित होती है। उसका जो मापदंड, उसका पैमाना, उसकी तालिका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इन जजमेंट्स में दे दी गई है। मैं आपको उन तालिकाओं से भी परिचित कराऊंगा और इसमें जो फार्मूले इस्तेमाल किए गए उसी के आधार पर इस सरल उदाहरण को आपके सामने निकाल कर बताऊंगा। बताने का मेरा मकसद ये है कि एक आम व्यक्ति भी घर बैठकर एक अनुमान लगा सकता है और एक एडवोकेट्स भी इसका अनुमान लगा सकते हैं। जो एक्सीडेंट क्लेम केस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अधिकांश एडवोकेट्स तो इस बात को जानते हैं, सीनियर एडवोकेट्स भी इस बात को जानते हैं, लेकिन विधि के छात्र, नए अधिवक्ता और वो अधिवक्ता जो एक्सीडेंट क्लेम केस की वकालत की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए जानना बेहद जरूरी है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि 2022 में इसमें अमेंडमेंट भी हो चुके हैं, जिसमें डार और फार के बारे में भी आ चुका है। डार मतलब डायरेक्ट एक्सीडेंटल रिपोर्ट और फार मतलब फर्स्ट एक्सीडेंटल रिपोर्ट। फर्स्ट एक्सीडेंटल रिपोर्ट 48 घंटे के अंदर जो है कि पुलिस अधिकारी के द्वारा बीमा कंपनी और एमएससीटी ट्रिब्यूनल कोर्ट को देना आवश्यक है। और 90 दिन के अंदर डार मतलब डायरेक्ट एक्सीडेंटल रिपोर्ट एमएससीटी ट्रिब्यूनल कोर्ट में उसको पेश करना आवश्यक है। ये इसी को, ये जो डार है डायरेक्ट एक्सीडेंटल क्लेम रिपोर्ट, इसको मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 166 की उपधारा 4 के तहत क्लेम याचिका मान लिया जाएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण अमेंडमेंट इसमें हुए हैं डार और फार के संबंध में। इसमें बजाज एलायंस का 2021 का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक महत्वपूर्ण लेटेस्ट जजमेंट है, जिसके ऊपर भी मैंने सर स्पेशल वीडियो बनाया है। डार और फार के ऊपर आप जाकर देख सकते हैं। इसमें जो नए प्रावधान हुए हैं उसमें उसको क्लेम याचिका मान लिया जाएगा। उसमें भी जो है कि क्लेम अवार्ड की राशि पारित की जा सकती है। कैसे की जाएगी, इन सब के ऊपर तकरीबन 8 वीडियो बनेंगे सर, मैंने तैयार करके रखे हैं, लेकिन थोड़ा कंफर्मेशन में उसकी कर लूं, उसके बाद उनके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। उसमें फायदा यह होता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स पुलिस के द्वारा कोर्ट में पेश कर दिए जाते हैं। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि क्या चालान है ये? नो सर, चालान एक अलग है। चालान जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के समक्ष पेश किया जाता है। वो धारा 193 BNSS 2023 के तहत पेश किया जाता है। उसमें फौजदारी के मामले में उसको कितनी सजा दी जाएगी ये निर्धारित किया जाता है। जैसे लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर किसी की मृत्यु कारित कर दी तो 106 की उपधारा 1 BNS 2023 के तहत उस पर धारा लगाई जाएगी। लापरवाही पूर्वक वाहन चला रहा है 281 लगाई जाएगी BNS 2023। गंभीर उपत्ति कारित कर दी तो 125 की उपधारा 2 BNS 2023 इस पे लगाई जाएगी। पहले ये भारतीय दंड संहिता की धाराएं लगती थी। भारतीय दंड संहिता मतलब आईपीसी जिसको हम कहते हैं, भारतीय दंड संहिता 1860 की धाराओं के तहत कोर्ट में पहले चालान पेश किया जाता था। अब जो है कि 2001 जुलाई 2024 से इसमें अमेंडमेंट हो गया है सर, नए अधिनियम लागू हो गए। लागू होने के कारण नए अधिनियमों के तहत अब कोर्ट में चालान पेश किया जाता है। और दंड प्रक्रिया संहिता 1873 की जगह आ चुकी है BNSS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और नागरिक सुरक्षा संहिता ये BNS 2023 ये आईपीसी की जगह आ चुकी है। आपको समझना होगा, एविडेंस भी नया आ चुका है।
पहला भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 था, अब उसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आ चुका है। उसमें भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। उसमें भी जो है कि एमएसटी कोर्ट में, ट्रिब्यूनल कोर्ट में मुख्य परीक्षण कैसे करवाया जाएगा, इसके ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है। धारा 146 BSA 2023 के आधार पर कि उसमें लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। लीडिंग क्वेश्चन का मतलब होता है जो साक्षी को उत्तर सुझाता हो। चलो ठीक है सर, अब बहुत सी बातें हैं, ये बहुत मामला आगे होगा, इसलिए हम पहले मुख्य मुद्दे की बात पर चर्चा कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये हमारे ई बुक वीडियो का टाइटल है। अब मैं सीधे मुख्य मुद्दे की बात पर लेकर चलता हूँ आपको, और डिजिटल ई बुक से परिचय बाद में करा दूंगा। इसमें अध्याय भी हैं, तकरीबन 42 अध्याय के समथिंग इसमें अध्याय हो चुके हैं, प्रस्तावना भी है, डिस्क्लेमर भी है। और यहाँ से सर हमारे मुद्दे की बात चालू होती है। इसको हम 4 स्टेपों में समझेंगे मुआवजे को। इसमें स्टेप नंबर 1 है, मासिक आय में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, भविष्य की तरक्की आपको जोड़ना होगी। मतलब व्यक्ति आज जितना कमाता है भविष्य में उसकी कमाई बढ़ती, इसलिए उसकी उम्र और काम के हिसाब से एक निश्चित प्रतिशत, जैसे कि 40% या 50% उसकी आय की कमाई में एडवांस जोड़ दिया जाएगा। ये कहां से आया? ये नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध प्रणय सेठी 2017 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो तालिका दी गई उसी के आधार पर आया। तालिका भी मैंने तीनों तालिकाएं तैयार करके रखी हैं। सर्रा वर्मा 2009, मगमा जनरल इंश्योरेंस 2018 और प्रणय सेठी 2017, तीनों के आधार पर जो तालिका बनाई गई है वो मैंने इसी डिजिटल ई बुक में आगे तैयार करके रखी है, जो मैं आगे आपको जानकारी दूंगा। दूसरा है सर हमारा स्टेप नंबर 2 है, खुद का निजी खर्च का घटाया जाना। मतलब एक व्यक्ति जो कमाई करता है तो कुछ पैसा उसके ऊपर भी खर्च करता है, बाकी बचा हुआ परिवार के ऊपर खर्च करता है। तो वो जो डिपेंडेंट है उसके परिवार पे, चाहे वो पत्नी है, माता पिता है, बच्चे हैं, तो अदालत में कहते हैं कि सर ये राशि हमारे ऊपर ये इतनी खर्च करता है तो भविष्य में ये हमें इतना नुकसान हुआ है, और ये सामने वाले की लापरवाही के कारण हुआ है कि उसने जो है कि लापरवाही पूर्वक तेज गति से अनाधुन गाड़ी चलाकर हमारे पति या पुत्र या संतान की मृत्यु कारित कर दी, इसलिए अवार्ड राशि हमें दिलाई जाए। ये एक वेलफेयर लेजिस्लेशन के रूप में देखा जाता है सर। इसका मकसद है जस्ट कंपनसेशन देना, किसी को सजा देना इसका मकसद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कई जजमेंट्स में इसके कल्याणकारी रुख को अपनाते हुए जो है कि नरम रुख के आधार पर इसमें जो है कि इसको माना गया है। इसको दीवानी और फौजदारी प्रकरणों की तरह नहीं लड़ा जाता है सर, उसमें जो सख्त नियम लागू होते हैं। इसका मामला एक कल्याणकारी रूप में वेलफेयर लेजिस्लेशन के रूप में से देखा जाता है। अब स्टेप नंबर 2 है सर हमारी कि कमाई बढ़ने के बाद उसमें से मृतक का खुद का निजी खर्च, जैसे 1/3 या 1/4, उसकी भी तालिका दी गई है सरला वर्मा 2009 के आधार पर, जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, घटा दिया जाएगा। जो रकम बचती है उसे परिवार की वार्षिक शुद्ध बचत माना जाएगा। स्टेप नंबर 3 हम देखेंगे, उम्र देखकर मल्टीप्लायर या गुणा गुणा गुणक से गुणा करेंगे। दुर्घटना के समय व्यक्ति की जो उम्र थी उसके अनुसार सरकारी तालिका, मतलब जो सरला वर्मा के आधार पर तैयार की गई है, से मल्टीप्लायर संख्या चुनकर उसके वार्षिक शुद्ध बचत से गुणा मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। इससे कमाई का कुल नुकसान निकलता है। ये 3 स्टेप हो गए। चौथी स्टेप है हमारी अन्य सभी वास्तविक और पारंपरिक खर्च। अंत में कोर्ट इलाज के वास्तविक बिल, गाड़ी का खर्च, सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय मानसिक एवं पारंपरिक पारंपरिक नुकसान की फिक्स राशियां इसमें अलग से जोड़कर फाइनल मुआवजा तय किया जाता है। तो 4 स्टेप्स हो चुकी हैं सर इसमें। यहाँ पर उन स्टेप्स में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी और दे दूं कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कब जोड़ा जाएगा, मल्टीप्लायर और गुणक का सिद्धांत और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की तालिका कब लागू होगी और कब लागू नहीं होगी, ये भी हमें जानना जरूरी है। कि जब भी किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होती है या स्थायी विकलांगता आती है, मतलब डिसेबिलिटी आ गई उसको, कि अब भविष्य में वो ऐसा ही रहेगा और भविष्य में वो ना तो काम कर पाएगा और ना ही इतनी आमदनी कर पाएगा, या तो ये कंडीशन है या मृत्यु हो गई, तब ही फ्यूचर प्रोस्पेक्ट और मल्टीप्लायर मतलब गुणक का सिद्धांत लागू होगा। और अगर साधारण चोटें हैं तो दोनों सिद्धांत लागू नहीं होंगे, और वहां पर फिर उसकी जो चोट है और उसके जो मेडिकल बिल हैं, अस्पताल के इलाज के खर्चे हैं, फाइनल बिल है, इसी के आधार पर उसमें जो है कि एक्सीडेंट क्लेम राशि निर्धारित की जाती है। ये दोनों जो राशियां इसमें मैंने लिखी हैं। अब हम आ चुके हैं सर उस सरल उदाहरण पर जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। बड़ा ही सरल उदाहरण है, एक आइडियल उदाहरण है, मैं आप लोगों को समझाने के लिए तैयार किया ताकि आप एक अंदाजा लगा सके। अच्छा, ये एक संभावना के आधार पर तैयार किया गया है, इसे फाइनल ना माने, सिर्फ एक गाइडलाइन के लिए मेरे द्वारा तैयार किया गया है। इसमें जो दी गई जानकारियां उस पर कोई भी राय कायम करने से पहले आप आपके वकील साहब से आप जरूर सलाह मशवरा करें, क्योंकि हर केस की परिस्थिति और कंडीशंस अलग अलग होती है। बेहतर सलाह आपको वो देंगे, लेकिन फिर भी मैंने एक आपको अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने की कोशिश की है कि आपके उस क्यों का जवाब मैंने तैयार किया है कि आखिर हमें कितना मुआवजा प्राप्त होगा। हालांकि बड़ी दुखद घटना है सर, किसी की दुर्घटना होना या मृत्यु होना, जो है कि एक सहायता के रूप में ही हर एडवोकेट्स भी उनकी हेल्प के रूप में ही हेल्प करता है, न्यायालय भी यही रुख अपनाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं सर। उदाहरण जो है वो ये है कि मान लीजिए एक व्यक्ति किसी प्राइवेट दुकान में काम करता है, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड,
और महीने का 10,000 कमाता है। दुर्घटना के समय उसकी उम्र 38 साल थी और उसके परिवार में 4 आश्रित सदस्य, पत्नी, 2 बच्चे और बूढ़ी माँ है। दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो नंबर 1 फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, प्रणय सेठी 2017 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसमें 38 साल की उम्र और प्राइवेट काम के कारण नियम अनुसार 40% फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जुड़ेगा प्रणय सेठी गाइडलाइंस के अनुसार। अब 10,000 रुपए उसकी महीना की कमाई थी, इसका 40% होता है 4,000 रुपए। अब इसकी कुल नई मासिक आमदनी मानी गई 40,000 रुपए में 4,000 रुपए जोड़ दिए गए तो ये 14,000 रुपए हो गया। प्रति माह ये इतने कमाएगा, ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के आधार पर निकाला गया। आप समझ चुके हैं सर इस बात को। 40% कहां से लिया गया? प्रणय सेठी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तालिका के आधार पर। उसको कैसे निकाला गया? 10,000 जो उसकी महीने की कमाई है उसका 40% निकालकर उसी कमाई में जोड़ दिया गया। अब इसको जब जोड़ दिया गया तो ये 10,000 रुपए महीना से बढ़कर 14,000 हो गई। तो ये माना जाएगा कि भविष्य में ये इतने कमाता और हर माह और ये उनके बच्चों पर या उसके डिपेंडेंट लोगों पर खर्च करता। दूसरी स्टेप में हम आएंगे सर। परिवार में 4 आश्रित लोग होने के कारण व्यक्ति की आय का 1/4 मतलब 25% उसके खुद के व्यक्तिगत खर्चे के लिए काटा जाएगा। आधार है इसका सरला वर्मा 2009 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दी गई तालिका। उसी के आधार पर हम 1/4 हिस्सा इसमें भाग लगाकर इसी में से घटाएंगे। कैसे घटाएंगे? 14,000 का 1/4 होता है सर 3,500 रुपए। अब इसको परिवार की शुद्ध मासिक बचत जो है कि 10,000 रुपए 10,500 रुपए प्रति माह। तो इसमें एक मिनट सर, ये हमने जो ऊपर निकाला था ये हमने निकाला था 14,000 रुपए और उसमें से अब हम घटाएंगे 14,000 में से 3,500 रुपए। तो 14,000 में से 3,500 रुपए गए तो सर बचे 10,500 रुपए। 10,500 मतलब 11, 12, 13, 14, ये 14 का गणित हो गया आपका। तो ये अब इसकी परिवार की कुल वार्षिक बचत जो अब हम निकालेंगे तो ये 10,500 के अमाउंट पर हम आ चुके हैं उसके निजी खर्च की कटौती करने के बाद। ये स्टेप्स सर हर प्रकरण में होना ही होती हैं इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट के अनुसार। अब ये जो हमारा 12 महीने का इसका हम निकालेंगे, जो 10,500 रुपए में हम 12 का गुणा करेंगे तो 1,26,000 रुपए प्रति वर्ष का नुकसान इनका निकल कर आया। तो हम ये एक मुकाम पर पहुंच चुके हैं। अब हम इसमें मल्टीप्लायर स्टेप नंबर 3 पर आ चुके हैं जिसमें मल्टीप्लायर का गुणक सिद्धांत लागू करेंगे। सरला वर्मा तालिका के अनुसार 38 वर्ष की आयु के लिए सटीक 15 का गुणक लागू होता है। ये पूरी तालिकाएं सर मैंने डिजिटल ई बुक में आगे आप लोगों के लिए तैयार करके रखी हैं। ये कि गुणक कहां पर किस प्रकार से उसमें दिए गए वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा आगे चलकर। 15 का गुणक लागू होगा। कमाई का कुल नुकसान लॉस ऑफ डिपेंडेंसी 1,26,000 रुपए। वार्षिक बचत जो है इसमें अब हम 15 का गुणा करेंगे सर। आप इस बात को समझ लीजिएगा। वहां से हम चलकर आए, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट निकाला, उसकी निजी खर्च जो उस पर करता मृतक वो निकाला, उसमें से माइनस किया, उसके बाद जो बचा उसमें हम मल्टीप्लायर तालिका के अनुसार उसमें 15 का हम गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी आयु 38 वर्ष थी। जब हम 15 का गुणा करते हैं तो 18,90,000 रुपए की राशि सर हमारी हो चुकी है। अब स्टेप नंबर 4 हम इसमें देखेंगे। नंबर का है वास्तविक खर्च और जो बिल आबलिक सबूत के आधार पर तय, जैसे कि मेडिकल बिल, इलाज का खर्च वास्तविक बिल अनुसार जो भी हो आपके हर व्यक्ति के अलग अलग हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने इसमें 50,000 रुपए लिखा हुआ है। दूसरा आवागमन और अटेंडर खर्च ये 10,000 रुपए सर मैंने लिखा हुआ है। हालांकि हंसराज विरुद्ध मुकेश नाथ 2026 में 2 अटेंडर्स का खर्च लाइफ टाइम के लिए जोड़ा था तो तकरीबन 20 लाख रुपए की राशि उसमें अटेंडर के आधार पर ही जोड़ी गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये भी बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है। लेकिन हर प्रकरण की स्थिति और कंडीशंस अलग अलग होती है, इसलिए अलग अलग रूप से अप्लाई होता है, इसलिए ये घटता और बढ़ता रहता है, आप ये मान के चलें। दूसरा है सर पारंपरिक नुकसान। वर्तमान में 20% संवर्धित कानूनी दरें जो मैंने आपको बताया था। प्रणय सेठी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो जजमेंट है उसके पैरा क्रमांक 61 के पैरा क्रमांक 8 में बताया गया है कि ये हर 3 वर्ष में 10% की वृद्धि होगी इसमें। अंतिम संस्कार का खर्च जो है ये फ्यूचरल एक्सपेंस में 18,000 रुपए। ये कैसे लिखा है सर हमने? इसका मूल जो दिया गया है प्रणय सेठी के जो जजमेंट है 2017 का उसके पैरा क्रमांक 61 के पैरा क्रमांक 8 में 15,000 दिया गया है। लेकिन चूंकि इसमें 2 ब्लॉक पूरे हो चुके हैं, 3-3 साल, 2017 में पारित हुआ, 2026 चल रहा है, 9 साल होने वाले हैं, 4 महीने इसमें घट रहे हैं। अब 4 महीने घट रहे हैं तो हम तीसरे ब्लॉक को इसमें नहीं जोड़ेंगे। 3 और 3 6 साल, 2 साल के हम जोड़ेंगे तो 10 और 10 20% इसमें हमने जोड़कर 18,000 इसको कर दिया। संपत्ति का नुकसान है लॉस ऑफ स्टेट, इसमें भी 18,000 कर दिया गया, उसमें 15,000 दिया गया था 20% की वृद्धि के साथ। सहचार्य का नुकसान लॉस ऑफ कंस्टोरियम,
इसको 1,92,000 रुपए जोड़ा है। 4 सदस्य हैं सर, चूंकि इसमें प्रत्येक का 40,000 है, लेकिन हमने 20% की वृद्धि करके उसको 48,000 करके उसमें 4,000 का गुणा किया, 4 का गुणा किया, प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग मिलेगा, तो ये राशि होगी सर 1,92,000 रुपए। अब इसमें कुल फाइनल मुआवजा हम देख लेते हैं। कमाई का कुल नुकसान जो इसका हुआ 18,90,000 रुपए नंबर एक, प्लस मेडिकल बिल 50,000, प्लस आवागमन का खर्च 10,000, प्लस अंतिम संस्कार 18,000, प्लस संपत्ति नुकसान 18,000, प्लस सहचार्य की हानि 1,92,000 रुपए। तो कुल हो गया सर 21,78,000 रुपए। तो इस प्रकार से सर इस फार्मूले के तहत ये निकाला जाएगा। और ये जो पुरानी गणना में जो 1,59,000 रहा था, और नई संशोधित सही दरों से पीड़ित परिवार को 19,000 का सीधा विधिक लाभ इसमें मिलेगा। मतलब ये जो पुराने जो उसमें 10% का बताया गया था, अगर हम उस बेसिक 40,000 के ऊपर जोड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि 4 सदस्यों को जो है कि 40,000 के आप जोड़ेंगे, और हमने इसमें ऊपर जोड़ा तो वो राशि उसमें कम प्राप्त होगी, तो उसको उसकी बढ़ोतरी को भी हमें इसमें ध्यान रखना है। अब इसमें सर हम ये तो सर मैंने आपको पूरा फार्मूला बताया, लेकिन इस फार्मूले से रिलेटेड बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो मैं आपको देने जा रहा हूं कि विधिक ब्याज एवं भुगतान का नियम, इसको हमें थोड़ा सा समझना होगा। 171 मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत है ये मामला कि न्यायालयीन ब्याज। मोटर न्याय अधिनियम की धारा 171 तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्थापित न्याय सिद्धांतों के अनुसार इस कुल मुआवजा राशि 21,78,000 पर दावा याचिका दाखिल करने की दिनांक से लेकर अनावेदक ऑब्लिक बीमा कंपनी द्वारा वास्तविक भुगतान करने की दिनांक तक 7% से 9% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज भी अलग से देय होगा। ये न्यायालय उसमें अलग से आदेश करेंगे। दूसरा है अंतरिम सहायता का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ इंटरिम अवार्ड। यदि धारा 140 या धारा 164 नो फॉल्ट लाइबिलिटी के तहत पीड़ित परिवार को पहले से कोई अंतरिम मुआवजा जैसे कि 5 लाख या 50,000 प्राप्त हो चुका है, तो वह राशि इस अंतिम कुल मुआवजे में से घटा दी जाएगी। इसी प्रकार से विधिक आधार और गुणक, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है ये, इसमें कटौती और गुणक गुणक तालिका का आधार जो बताया गया है, श्रीमती सरला वर्मा बनाम दिल्ली परिवहन निगम 2009 6 ACC 121 के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार परिवार में 4 आश्रित होने की स्थिति में मृतक की आय से व्यक्तिगत खर्च की कटौती 1/4 25% की गई है। ये उसका बेसिक आधार है, मैंने मौखिक रूप से आपको बीच में जानकारी दे दी है, यहाँ मैंने उसको लिख भी दिया है। तथा 38 वर्ष की आयु वर्ग के लिए सटीक 15 का गुणक मल्टीप्लायर यहाँ लागू किया गया। दूसरा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट और पारंपरिक मदों का आधार, ये मैंने सर वीडियो के बीच में मौखिक रूप से आपको बता दिया, लेकिन रिटर्न में भी मैंने दिया इसमें डिजिटल ई बुक के अंदर। आप डिजिटल ई बुक को देखते भी जाइए सर, मेरा बताने का भी मकसद यही है कि यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको खरीद भी सकते हैं। तो खरीदने से पहले आप इसको देख लें, सुन लें और समझ लें, और यदि ये लगता है कि आपके लिए उपयोगी, उसके बाद ही आप इसको परचेस करें। यदि ऐसा लगता है कि आपके लिए उपयोगी नहीं है तो आप इसको परचेस ना करें। बताने का मेरा सर मकसद यही है, वरना सारी जानकारी मैं आपको बगैर डिजिटल ई बुक के ऐसे भी दे सकता था। हम देखते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट और पारंपरिक मदों का आधार। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बना प्रणय सेठी 2017 16 SCC 680 संवैधानिक पीठ के इस ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार शिव रोजगार प्राइवेट कार्य करने वाले 40 वर्ष से कम आयु के मृतक के लिए 40% फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जोड़ना अनिवार्य है। साथ ही इस निर्णय के पैराग्राफ क्रमांक 61 के उप पैरा क्रमांक VIII, ये रोमन लिपि का 8 होता है सर, उसका मतलब के तहत पारंपरिक मदों मतलब अंतिम संस्कार, संपत्ति का नुकसान और सहचार्य में प्रत्येक 3 वर्ष में 10% स्वतः विधिक बढ़ोतरी का नियम इसमें बताया गया है। इसी प्रकार से प्रति व्यक्ति सहचार्य का विधिक जो आधार था, ये कहां से आया, हम इसको भी देख लेते हैं। मगमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानूराम 2018 18 ACC 130 के अनुसार यह सिद्धांत इसमें लाया गया है। और सभी आश्रितों जिसमें पत्नी, बच्चे, माता पिता अलग को मतलब चारों को अलग अलग सहचार कंस्टोरियम का लाभ मिलना कानूनन अनिवार्य है। प्रणय सेठी मामले में निर्धारित मूल दर 40,000 थी, जो कि वर्तमान में 2 बार की विधिक बढ़ोतरी मतलब कुल 20% हो चुका, 2 लाख 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं इसमें, के पश्चात 48,000 प्रति आश्रित के मान से कानूनन देय और बाध्यकारी है। इसमें एक नोट भी मैंने सर इसमें लगाया है। प्रणय सेठी 2017 के मूल जजमेंट में केवल वैवाहिक संबंधों की हानि स्पोशियल कंस्टोरियम शब्द का उपयोग किया गया था, और उसके लिए 40,000 की राशि तय की गई थी। इस समय संवैधानिक पीठ ने बच्चों या माता पिता के कंस्टोरियम पर अलग से स्पष्ट वर्गीकरण नहीं किया था। इसके ठीक बाद मगमा जनरल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रणय सेठी के इसी सिद्धांत का विस्तार करते हुए कोर्ट ने कहा कि चूंकि प्रणय सेठी में सहचार कंस्टोरियम को एक पारंपरिक मद माना गया है, इसलिए इसका लाभ केवल पत्नी तक सीमित नहीं रखा जा सकता, इसके तहत बच्चों और माता पिता को भी शामिल किया जाना चाहिए।
इसलिए अदालतों में जब हम प्रति व्यक्ति का दावा करते हैं तो विधिक आधार के रूप में प्रणय सेठी 2017 जिसमें जो दर तय की गई हैं, और मगमा जनरल इंश्योरेंस 2018 जिसमें परिवार के अन्य सदस्यों को इसमें शामिल किया गया, दोनों को ही मिलाकर इसमें पढ़ा जाता है। इसको समझने के लिए ये पूरा जजमेंट का सर पैरा क्रमांक 61 को ही मैंने इसमें कॉपी पेस्ट कर दिया आपको समझाने के लिए, सेम टू सेम जजमेंट का। मैं आपको वो जजमेंट का पैरा भी पढ़कर बता देता हूँ। ये जजमेंट का जो जजमेंट है प्रणय सिटी 2017 उसका पैरा क्रमांक 61 का उप पैरा क्रमांक 8 है। पूरा वैसा के वैसे ही मैंने अनुवाद को इसमें आप लोगों को समझाने के लिए वैसा के वैसे कॉपी पेस्ट किया है, मतलब समझाने के लिए लिखा है मैंने इसमें 1 2 3 4। मगर हम हमारे मुद्दे की बात पे चर्चा करेंगे जिसपे हम वीडियो में बात कर रहे हैं। ये उप पैरा क्रमांक 8 है, जो लाल कलर से और येलो कलर से मैंने बोल्ड करके हाईलाइट किया हुआ, आप देख लें कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि उस समय क्या दिया गया था इसमें। पारंपरिक मदों अर्थात संपत्ति की हानि, वैवाहिक संबंधों की हानि और अंत्येष्टि व्यय के लिए उचित राशि क्रमशः 15,000, 40,000 और 15,000 रुपए होनी चाहिए। उपरोक्त राशियों में से प्रत्येक 3 वर्ष में 10% की वृद्धि की जानी चाहिए, ये इसमें बताया गया। आप इसमें समझ चुके हैं, 3 चीज बताई गई है: वैवाहिक संबंधों की हानि, अंत्येष्टि, संपत्ति की हानि, वैवाहिक संबंधों की हानि और अंत्येष्टि की हानि। 15,000, 40,000, 15,000, ये आप इसमें स्थिति स्पष्ट हो गई कि इसमें मगमा इंश्योरेंस कंपनी 2018 के जजमेंट में इसका विस्तार किया गया। सरला वर्मा की सर अब हम आ चुके हैं विधिक तालिका पर। अब आप इसको यहाँ से देख लें, जिसको पूरे फार्मूले में हमने जो इस्तेमाल किया है इसको मैं बोल्ड करके हाईलाइट कर रहा हूँ। ये वो तालिका है सर, सरला वर्मा में जो दिया गया है सिद्धांत, उसकी तालिका पूरी मैंने इसमें तैयार कर दी है। इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर कि 15 से 20 वर्ष तक 18 का गुणक लागू होगा, मल्टीप्लायर टेबल कहते हैं इसको, गुणक तालिका। 21 वर्ष से 25 वर्ष तक भी 18 का गुणक लागू होगा। 26 वर्ष से 30 वर्ष तक 17 का, 31 वर्ष से 35 वर्ष तक 16 का, 36 वर्ष से 40 वर्ष तक का 15। हमारे उदाहरण में 18 से 38 साल की उम्र पर यही 15 का गुणक लागू किया गया है। 41 वर्ष से 45 वर्ष तक 14 का गुणक, 46 वर्ष से 50 वर्ष तक 13 का गुणक, 51 वर्ष से 55 वर्ष तक 11 का गुणक, 56 वर्ष से 60 वर्ष तक 9 का गुणक, 61 वर्ष से 65 वर्ष तक 7 का गुणक और 65 वर्ष से अधिक होने पर 5 का गुणक। ये पूरी तालिका है। अब आपका मामला जिस भी उम्र में हो तो आप इस तालिका के अनुसार उसमें आप गुणा कर देंगे। ये तालिका पूरी मैंने डिजिटली बुक में आप लोगों के लिए दे दी गई है, और इसमें इसको जो याद करने का भी बड़ा सरल नियम है सर। आप देख रहे हैं इस तालिका में कि ऊपर 2 में 18 दिया गया है 25 वर्ष तक, और 26 वर्ष के बाद आप फिर एक एक अंक इसमें कम करते जाइए। जैसे 18 से शुरुआत हुई है तो फिर 17, 16, 15, 14, 13, 11, 9, 7, ये तो आपको मतलब 14, 17, 16, 15, 14, उसके बाद 13, बस यहाँ पर फिर 13 के बाद एक और छोड़कर आया है, 11 के बाद फिर 9 आ गया है, 2 छोड़ गया, मतलब फिर 2 का डिफरेंस हो गया यहाँ से। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। विशेष नियम में सर मैंने लिखा हुआ है, इस ऐतिहासिक कानून के तहत देश में अधिकतम मल्टीप्लायर 18 तय किया गया है और न्यूनतम 5 है, जो बुजुर्गों के मामले में भी अनिवार्य रूप से मिलता है। अब हम देखते हैं सर सरला वर्मा की विधिक खर्च कटौती तालिका। यह तो सर हो गई हमारी गुणक तालिका, जिसको मल्टीप्लायर तालिका कहा जाता है। इसको भी मैं हाईलाइट करके बोल्ड कर रहा हूं सर इसमें, कि जो उसका निजी खर्च की जो कटौती की जाएगी वो इसी तालिका के आधार पर की जाएगी। जैसे कि विवाहित विवाहित मृतक होने पर, मेरिड डिसीज्ड, मतलब किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो गई है और वो शादीशुदा था, तो उसके ऊपर यदि 2 से 3 डिपेंडर लोग रह रहे थे परिवार में, 2 से 3 आश्रित, मतलब कुछ भी हो सकते हैं, पत्नी 2 बच्चे हो सकते हैं, या माता पिता पत्नी हो सकती है, या माता पिता या बच्चे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं उसके ऊपर जो डिपेंड थे। यदि उनकी संख्या 2 से 3 है तो यहाँ पर 1/3 कटेगा, यानी 33.33% खुद का खर्च और 66.66% परिवार के ऊपर वो खर्च करता है, ये उसकी बचत मानी जाएगी। दूसरा है 4 से 6 आश्रित होने पर तो 1/4, 1/4 इसमें काटा जाएगा, यानी 25% खुद का खर्च और 75% परिवार की बचत। यदि 6 से अधिक डिपेंडर हैं उसके ऊपर, आश्रित हैं, जिनका वो भरण पोषण करता था, मतलब जो कमाई लाकर कमा कर लाता था महीने का, तो उसमें से उनके ऊपर खर्च करता था, उसके ऊपर खर्च करने की कमाई को काटने के बाद, तो इसको जो है कि 1/5, 1/5वां हिस्सा कटेगा, यानी 20% खुद का खर्च और 80% परिवार की बचत इसमें माना जाएगा। दूसरा है सर इसमें खर्च की कटौती में, ये हाईलाइट कर रहा हूं सर इसको मैं येलो कलर से और लाल कलर से, अविवाहित या कुंवारे मृतक होने पर सामान्य नियम है 1/2 आधा कटेगा, यानी 50% खुद का खर्च और 50% माता पिता की बचत है इसमें। इसका विशेष अपवाद है, जैसे केवल विधवा माँ आश्रित हो
तो 1/3 1/3 कटेगा। इसमें विशेष नियम क्या है सर? इसमें जो है कि इस ऐतिहासिक कानून के तहत विवाहितों के मामले में कम से कम 1/3 की कटौती होती है, जबकि अविवाहितों के मामले में सामान्यतः पूरी आधी 50% आय काट ली जाती है, क्योंकि भविष्य में उनकी शादी और नया परिवार होने संभावित माना जाता है। ये सर आज से तकरीबन 4 साल पहले मैंने मेरी खुद की वकालत की प्रैक्टिस के लिए कुछ नोट्स तैयार किए थे। उसका रजिस्टर भी मैंने तैयार किया था। उस समय तो मुझको ये पता भी नहीं था कि मैं कभी यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को इसकी जानकारी दूंगा। लेकिन ये जो मैंने नोट्स बनाए थे, ये 17/12/2000 एक मिनट सर, 16 अगस्त 2022 को बनाए थे सर, मंडे के दिन सुबह 4:30 बजे के करीब। और मेरा मकसद ये था, जो मैं वकालत की प्रैक्टिस के दौरान जहां जहां मुझे परेशानी आ रही थी उनका सॉल्यूशन करने के लिए। लेकिन फिर मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मेरे द्वारा जो तकरीबन 8 से 9 एक मिनट सर, ये 22 से 23 24 22 से 23 24 25 26 तकरीबन 4 साल पहले, तो क्यों ना क्यों ना मेरे इस अनुभव को आपके साथ शेयर किया जाए। मेरे मन में विचार आया, इसलिए मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इसमें जो तालिका के संबंध में आपको जानकारी दे दूं। तालिका मैंने 4 साल पहले सर निकाल के रखी थी। उस तालिका को मैं इसी में से पढ़कर बता देता हूँ। इसमें तो मैंने लिख दिया, आप इससे भी टैली कर लेना जो मैंने वीडियो में बताया, और इसमें भी लिखी हुई है। जैसे कि खर्चों की कटौती में अविवाहित होने पर 1/2, 2 या 3 सदस्य हैं तो 1/3 खर्च काटा जाएगा, 4 से 6 सदस्य हैं तो 1/4, और 6 से ज्यादा तो 1/5। यही हमारा सर इसमें भी लिखा हुआ है, जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया था। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ, इसको ऊपर एक बार टैली भी हो जाएगा। 2 से 3 सदस्य होने पर, अविवाहित होने पर 1/2 है, बिल्कुल सर। और 2 से 3 सदस्य होने पर 1/3 है। और 4 से 6 पर है 1/4 है, बिल्कुल सही है। और 6 में है, 6 से ज्यादा होने पर है 1/5, बिल्कुल सही है। ये सर मैंने 4 साल पहले जो तैयार किया था मेरा नोट्स वकालत की प्रैक्टिस में एक्सीडेंट क्लेम की, वही ये 4 साल पहले जो मैंने लिखा था उसको अब लेटेस्ट से मिलान करके भी मैंने आपको टैली कर दिया है। ये इस आधार पर अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं सर। अब हम आते हैं सर प्रेरणा सेठी की विधिक फ्यूचर मामले पर, जो इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की अदालतों के लिए भविष्य और उनकी भविष्य की तरक्की जोड़ने का पैमाना बिल्कुल फिक्स कर दिया है। नंबर 1 स्थायी नौकरी वाले मृतकों के लिए हम सबसे पहले इसको देख लेते हैं सर। 40 वर्ष से कम होने पर आय में 50% जोड़ा जाएगा। 40 वर्ष से 50 वर्ष तक की उम्र होने पर आय में 30% जोड़ा जाएगा। 51 से 60 वर्ष तक की उम्र होने पर आय में 15% जोड़ा जाएगा। और 60 वर्ष से अधिक यानी रिटायरमेंट के बाद अमूमन स्थायी नौकरी में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नहीं जोड़ता है। ये हो गया सर स्थायी नौकरी का। अब ये भी सर मैंने 4 साल पहले ही सर इसको जो स्टडी के आधार पर नोट्स तैयार किए थे, उसकी तालिका के आधार पर भी मैं इसका मिलान कर देता हूँ आपको। ये सर जो इसमें नेशनल इंश्योरेंस कंपनी विरुद्ध प्रणय सेठी, ये जो इसमें बताया गया है सर, एक मिनट सर मैं आपको थोड़ा सा वही बता रहा था। ये तालिका आ चुकी है सर। इसमें 40 से कम 50%, ये परमानेंट जॉब का है सर। यहाँ पर भी हम परमानेंट जॉब की बात कर रहे हैं, स्थायी सरकारी नौकरी में 40 से कम 50%, बिल्कुल सही है सर। 40 से 50 वर्ष की उम्र पे इसमें 30% लिखा हुआ है, इसमें भी 30% मैंने लिखा हुआ है सर। और 51 से 60 वर्ष की उम्र होने पर इसमें 15% है, इसमें भी सर 15% लिखा हुआ है। लेकिन यदि उसकी एज 60 साल से ज्यादा है तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भविष्य वृद्धि की कोई भी राशि नहीं जोड़ी जाएगी, बिल्कुल इसमें लिखा हुआ है। अब बिजनेस और अस्थायी कार्य के लिए भी सर हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं, जो मैंने इसमें आगे लिखा हुआ है। इसको भी सर मैं हाईलाइट कर देता हूं आपको। ये मैंने इसमें हाईलाइट कर दिया है, कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अब इसमें लिखा हुआ है 40 वर्ष से कम होने पर, ये कौन सा है सर? जो बिजनेसमैन है और अस्थायी कार्य करते हैं, 40 वर्ष से कम उम्र होने पर आय में 40% जोड़ा जाएगा। हमारे पिछले उदाहरण में 38 साल की उम्र पर यही 40% इसमें जुड़ा था। अब ये जो है सर, इसमें भी 40% मैंने लिखा हुआ है सर, जो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे नोट्स के आधार पर। और 40 से 50 वर्ष तक की उम्र होने पर 25% जोड़ा जाएगा, बिल्कुल सर इसमें भी 25% ही लिखा हुआ है। और 51 से 60 वर्ष तक की उम्र होने पर 10% जोड़ा जाएगा, इसमें भी बिल्कुल 10% लिखा हुआ है। और आगे लिखा हुआ है एज 60 साल से अधिक है तो भविष्य वृद्धि की कोई भी राशि नहीं जोड़ी जाएगी। तो ये सर मेरे 4 साल के पहले के नोट्स हैं, जो मैंने मेरी वकालत की प्रैक्टिस के लिए तैयार किए थे। और मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं वीडियो बनाकर इस अनुभव को आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपकी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके। ये ये जानकारियां सर कहीं भी सीखने पे नहीं मिलती हैं, वकालत में भी इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं। आपको जूते घिसना पड़ेंगे सर, आपको काफी साल लगाना पड़ेंगे आपको, तब कहीं जाकर आपको ये चीजें इतने व्यवस्थित तरीके से आप जीवन में सीख पाएंगे। 2 साल 5 साल 4 साल इतना आसान नहीं होता वकालत में सर कुछ भी काम सीखना।
लेकिन मैं उस सारे अनुभव का निचोड़ आपको मेरे वीडियो के जरिए आपको प्रदान करता हूं। विभिन्न टॉपिकों पर सर मैं वीडियो बनाता हूं। मैं सर BENSS 2023, BNS 2023, एविडेंस एक्ट, साथ ही नोटरी, वसीयत, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, मुस्लिम उत्तराधिकार अधिनियम, और जो है कि ये मोटर यान अधिनियम 1988 चालू किया है, और साथ ही चेक बाउंस निगोशियल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पे भी मैं आने वाले समय में चालू करूंगा वीडियो। 9 टॉपिक तो सर हो चुके हैं, 9 के अलावा भी कम से कम 15 टॉपिक मैंने शामिल कर लिए हैं इसमें। और विधि का एक बड़ा ही बड़ा समंदर है सर, इसमें कभी टॉपिक खत्म नहीं होते हैं, समस्याएं पैदा होती हैं, और उनके सॉल्यूशन के लिए हमेशा मैं आपके लिए डिजिटल ई बुक और वीडियो लाने का प्रयास करता हूं ताकि आपकी समस्या दूर हो सके। अब हम इसमें देख लेते हैं सर, कोर्ट स्ट्रिप के लिए भी सर मैंने कुछ इसमें विशेष जानकारियां दी हैं। कोर्ट स्ट्रिप के हिसाब से सर हम समझ लेते हैं। नंबर 1 है, यदि मृतक बिना किसी तय आय के था, जैसे गृहिणी या मजदूर, तो कोर्ट उसकी काल्पनिक आय, नेशनल इनकम तय करता है, और उस काल्पनिक आय पर भी उसकी उम्र के अनुसार प्राइवेट नौकरी वाला स्लेब 40%, 25% या 10% अनिवार्य रूप से जोड़ा जाता है। दूसरा, इनकम टैक्स की कटौती के बारे में भी सर बता दूं आपको मैं कि यदि मृतक की आय टैक्स स्लेब में आती है तो पहले वास्तविक आय में से इनकम टैक्स घटाया जाता है, उसके बाद बची हुई शुद्ध आय पर यह फ्यूचर प्रोस्पेक्ट निकाला जाता है। ये दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी हो गई। इसी प्रकार से मुआवजे की रीढ़ को पूरी तरह कवर कर लिया गया है सर अब हमारे द्वारा पूरी जानकारी में। मुआवजे की रीढ़ है सर, आप जैसे इंसान के शरीर में रीढ़ की हड्डी का कितना महत्व होता है, ऐसे ही ये मुआवजे की रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी है जो मैंने आपको जानकारी दी। इतना महत्वपूर्ण जानकारियां ये इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती हैं सर। वकालत की प्रैक्टिस के दौरान भी ना आपको, आप LLB कर रहे हैं तो वहां भी सर आपको इतनी आसानी से जानकारी प्राप्त नहीं होगी। हम किताब पढ़ते हैं, ये प्रैक्टिकल आधार है। प्रैक्टिकल जो मामले होते हैं, जब हम वकालत को प्रैक्टिस के रूप में करते हैं तभी हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो आज का मेरा वीडियो विधि के छात्र जिन्होंने नई वकालत शुरू की है उनके लिए, और जो ऑलरेडी एक्सीडेंट क्लेम की वकालत की प्रैक्टिस चालू करना चाहते हैं उनके लिए बेहद जरूरी है जानना। इसके बिना वो वकालत की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे सर। एक्सीडेंट क्लेम की आपको मैं बता दूं, इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, तालिका फिक्स खर्च जो लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक एक समान रहता है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है सर जानना हमें। सभी जानकारियां सर बिल्कुल गोल्डन जानकारियां हैं। इन गोल्डन जानकारियों को अगर आपने मिस कर दिया तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। ये उन्हीं लोगों के लिए उपयोगी है जो इस कार्य को समझना करना चाहते हैं, या कोई पीड़ित और आहत व्यक्ति है। एक कपड़े की दुकान वाले को सर इससे क्या लेने देना, एक ज्वेलरी की दुकान वाले को इससे क्या लेने देना, वो क्यों देखेगा? ये वीडियो वही देखेगा या तो जिसके परिवार में दुर्घटना हो गई है, मृत्यु हो गई है, या वो वकील साहब हैं जो इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या विधि के छात्र हैं। बाकी दूसरे जमाने को क्या लेने देना है सर। तो ये मेरा वीडियो उन्हीं परेशान लोगों की समस्या को हल करने के मकसद से तैयार किया गया। अब हम इसको फिक्स तालिका को देख लेते हैं। प्रणय सेठी 2017 और मकबा जनरल 2018 के सिद्धांतों के आधार पर ये राशियां पूरे देश की अदालतों के लिए कानून बाध्यकारी और फिक्स हैं। इसमें कोई भी कोर्ट अपने विवेक से कमी नहीं कर सकती, वर्तमान 20% संबंधित दरों के साथ। नंबर 1 है, पति पत्नी का साहचार स्पोशल कंस्टोरियम 48,000 रुपए केवल जीवित पत्नी या पति को जीवन साथी खोने के एवज में मिलती है। प्रणय सेठी 2017 16 ACC 680 के तहत ये पूरी तालिका बना दी है सर। आप देख रहे होंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर। पहले में मद, दूसरे में तयशुदा फिक्स राशि, फिक्स्ड अमाउंट, और तीसरे में किसे और किस आधार पर मिलता है, चौथे में मुख्य मार्गदर्शक जजमेंट वैधानिक आधार। ये तालिका के ऊपर लिखा हुआ है। अब दूसरा इसमें जो जोड़ा गया, बच्चों के सहचारक यानी पेरेंटल कंस्टोरियम 48,000 रुपए प्रति बच्चा। मृतक के सभी आश्रित डिपेंडर बच्चों को अलग अलग माता पिता के साय से वंचित होने पर मिलती है। मगमा जनरल इंश्योरेंस बनाम नानू राम 2018 18 SCC 130। इसी प्रकार से जो अगला है सर, इसमें माता पिता का सहचार 48,000 रुपए प्रति माता पिता। यदि अविवाहित या विवाहित बेटा या बेटी मरता है तो उसके माता और पिता दोनों को अलग अलग राशि मिलती है। मगमा जनरल इंश्योरेंस 2018 के आधार पर है। भाई बहन का सहचार 48,000 रुपए प्रति व्यक्ति। यदि यदि कोई भाई या बहन पूरी तरह मृतक पर आश्रित था, डिपेंड था, जैसे अविवाहित, तो मगमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी 2018 के आधार पर से इसको जोड़ा जाएगा। और अंतिम संस्कार का खर्च 18,000 रुपए। कफन दफन के लिए परिवार के मुखिया को एक मुश्त, इसके लिए किसी बिल की आवश्यकता नहीं होती। प्रणय सेठी 2017 का जजमेंट इसके आधार पर लिया गया है। पहले ये फिक्स में 15,000, 40,000, 15,000 थे। प्रणय सेठी 2017 के जजमेंट के पैरा क्रमांक 61 के पैरा क्रमांक 8 में जो मैंने आपको जस्ट अभी पढ़कर भी बताए थे, ये हमने इसमें 20% की वृद्धि कर दी है सर। आप इसको समझ लें थोड़ा सा। संपत्ति का नुकसान 18,000 रुपए। असामयिक मृत्यु के कारण परिवार की सामान्य बचत और एस्टेट को लगे झटके के लिए फिक्स एक मुश्त राशि है। प्रणय सेठी 2017 के आधार पर लिया गया।
इसके प्रकार चार्जेस हैं अनुसार निवास स्थान तक लाने के लिए अमूमन हर दावे में जोड़ा जाने वाला अनिवार्य खर्चे ये इसमें तय नहीं किया गया है सर। अब जो भी स्थिति बनी हो, अब इसी प्रकार से परिचारक का खर्च मतलब अटेंडेंट चार्जेस 10,000 से 15,000 यदि लागू हो। यदि दुर्घटना और मृत्यु के बीच मृतक कुछ समय अस्पताल में उपचाराधीन रहा हो और देखभाल में, तो स्थापित न्यायिक सिद्धांत के अनुसार ये की जाएगी। जैसे कि हंसराज विरुद्ध मुकेश नाथ 2026 का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का लेटेस्ट जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2 अटेंडर्स को इसमें माना है कि उम्र भर ये 2 अटेंडर्स इसके साथ रहेंगे, क्योंकि 100% डिसेबिलिटी थी। जाहिर सी बात है, आदमी सड़क भी नहीं सकता, बिना किसी व्यक्ति की सहायता के हिल भी नहीं सकता, पानी भी नहीं पी सकता। तो तकरीबन 21-22 लाख के अतिरिक्त राशि सर उसमें जोड़ी गई है। यह हर केस की परिस्थिति और कंडीशन के हिसाब से अलग अलग होती है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं सर। ये हमारी तालिका हो गई पूरी। विशेष नोट है कि फाइल के अंत में जोड़ने के लिए ये माननीय संवैधानिक पीठ द्वारा प्रणय सेठी के मामले के पैरा क्रमांक 61 के उपपैरा क्रमांक 8 में स्थापित सिद्धांत के अनुसार इस पारंपरिक मदों कंस्टोरियम फ्यूचर और एस्टेट की मूल निर्धारित राशि में प्रत्येक 3 वर्ष में 10% की वृद्धि से 10% वृद्धि का नियम लागू है। चूंकि उक्त निर्णय 2017 का है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के बीच में ही बता दिया था। वर्तमान दावे में 2 बार की कुल 20% विधिक बढ़ोतरी के साथ उपभोग संवर्धित दरों की कानूनन देय बाध्यकारी मानी गई है इसमें। अब इसमें तारीखों का विधिक खेल हम समझ लेते हैं। 20% क्यों है सर, थोड़ा सा बता दूं कि जैसे तो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूं कि 31 अक्टूबर 2016-17 को सुनाया गया था प्रणय सेठी का, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रत्येक 3 वर्ष पूरे होने पर 10% इसको बढ़ाया जाएगा। अब अगर हम कैलेंडर के हिसाब से 3-3 साल के ब्लॉक टुकड़े बनाएं, तो पहला जो ब्लॉक आता है 3 साल पूरे हुए 31 अक्टूबर 2017 से 31 अक्टूबर 2020 को हुआ पहला ब्लॉक पूरा। दूसरा ब्लॉक है हमारा जहां 6 साल पूरे होंगे, 31 अक्टूबर 2020 से 31 अक्टूबर 2023 को होंगे सर। तीसरा ब्लॉक जहां 9 साल पूरे होंगे हमारे, 31 अक्टूबर 2023 से 31 अक्टूबर 2026। और अभी चल रहा है सर हमारा जून, 23 जून। हाँ सर 23 जून है। हम 26 से भी जोड़ते हैं तो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब 4 महीने बाद, मतलब सॉरी 4 महीने बाद 4 ब्लॉक इसके पूरे हो जाएंगे। अभी 4 महीने बाद 3 ब्लॉक पूरे हो जाएंगे सर इसके, सॉरी अभी 2 ब्लॉक पूरे हो चुके हैं, इसलिए हमने 20% राशि इसमें जोड़ दी है। इस प्रकार से मैं आपको समझाने के लिए इसमें मैंने लिख दिया है। ये वर्तमान स्थिति है, चूंकि हम जून 2026 में अभी खड़े हैं आज की तारीख में, और आज जो है कि 23 जून 2026 की तारीख है, तो उसके हिसाब से 4 महीने शेष हैं। आप जब भी कभी फ्यूचर में मेरा वीडियो बाद में देखेंगे, हो सकता है 4 महीने या 4 साल या और अधिक साल निकल चुके हों, तो आप उस हिसाब से इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। इसलिए आज की तारीख में देश भर की अदालतें बीमा कंपनियों के खिलाफ 20% संबंधित दरें यानी 48,000 को अंतिम मानकर आदेश पारित कर रही हैं। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज क्यों सही नहीं है, ये सिंपल ब्याज से जोड़ा जाता है, उसके बारे में जानकारी मैंने लिख दी है कि हम शुद्ध गणित के नियम से चलें तो जो है कि मूल राशि 40,000, 3 साल में 10% की बढ़ोतरी 44,000, अगले 3 साल बाद 44,000 का 10% 4,400 जुड़ना चाहिए, जिससे 48,400 रुपये होना चाहिए। इससे गणित में चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो इस प्रकार से नहीं जोड़ा जाएगा, सिंपल ब्याज से जोड़ा जाएगा। लेकिन अदालतें क्या मानती है, साधारण वृद्धि। कोर्ट ने विभिन्न उच्च न्यायालयों जैसे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रणय सेठी के इस पैराग्राफ की जो व्याख्या की है, उसके अनुसार यह वृद्धि मूल राशि पर ही जोड़ी जाती है, ना कि बढ़ी हुई राशि पर। इसे कानून की भाषा में साधारण वृद्धि, सिंपल इंटरेस्ट माना जाता है। अदालती गणना जो चलती है, एक ये सर मैंने संभावनाओं के आधार पर तैयार किया है सर मेरा वीडियो पूरा, आप इसको अंत ना माने। कुछ भी कार्रवाई करने से पहले आपका वकील साहब से जरूर सलाह मशवरा करें, या आपके जो भी विधि विशेषज्ञ उनसे सलाह मशवरा करने के बाद ही आप राय कायम करें। मेरा उद्देश्य आपको जानकारी देने की कोशिश करना है, न कि फाइनल डिसीजन सुनाना। डिसीजन जैसा आप देंगे सर, ये सब एक संभावित राय है, संभावित अनुमान है, आप ध्यान रखिएगा इस बात का। मूल राशि है 10,000, पहला ब्लॉक हम 10% 4,000 हो गया, 44,000 दूसरा ब्लॉक हो गया, 40,000 का 10% तो 4,000, तो कुल राशि हो गया 48,000। इसी प्रकार से हमने इसमें निकाला है सर। ये सारी जानकारी इसमें मेरे द्वारा दे दी गई है। तो इस प्रकार से सर आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है कि एक्सीडेंट क्लेम केस में मुआवजा राशि निकालने का सरल फार्मूला। यह सर हमारे वीडियो का भी टाइटल है, और इस टाइटल को लेकर मुकम्मल कानूनी जानकारी मैंने आपको प्रदान कर दी। उम्मीद है आपको मेरी जानकारी पूर्ण रूप से समझ में आ चुकी है। बड़ी सरल अंदाज में मैंने इसमें जानकारी दी है। ये जानकारी जिस डिजिटल ई बुक के अंदर से दी है, उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको खरीद भी सकते हैं। मात्र 299 रुपये कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है। इसमें 2 लिंक दी गई हैं, एक मेरी वेबसाइट की लिंक है, दूसरी गूगल ई बुक पार्टनर की लिंक है।
दोनों पर आप क्लिक करके खरीद सकते हैं। जहां पर उसमें पूरे खरीदने के तरीके आपके सामने आ जाएंगे। उस फॉर्मों को आप भर दें, नाम, पिता का नाम, उपनाम, मोबाइल नंबर। जैसे ही आप 299 रुपए का भुगतान करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर डाउनलोड का मैसेज आ जाएगा मेरी वेबसाइट पर। गूगल ई बुक पार्टनर में पीडीएफ नहीं आएगा, वहां पर आप ही के मोबाइल में एक ऐप रहता है गूगल की तरफ से, तो वो उसी में डाउनलोड हो जाएगा, लाइफ टाइम वहीं रहेगा। यहाँ पर पीडीएफ आपको संभाल कर रखना होगा। अब आपको जहां से अच्छा लगे आप खरीद सकते हैं। और ये एक डिजिटल ई बुक है सर, इसको आप किसी कोर्ट कचहरी में पेश नहीं कर सकते। स्वयं के उपयोग के लिए डिस्क्लेमर मैंने पहले लिख दी है। मतलब आप कोई भी कार्रवाई करने से पहले आपके वकील साहब से सलाह मशवरा जरूर करें। ना तो मेरा चैनल ना मेरा डिजिटल ई बुक किसी भी प्रकार से किसी को व्यक्तिगत सलाह नहीं देता है, और ना ही किसी के मुकदमे हारने जीतने की जो है कि जवाबदारी या जिम्मेदारी के आधार पर बात करता है। कि जनरल जानकारी है, जनरल सूचना है, और ये जो है कि एजुकेशनल पर्पस के मकसद से मेरे द्वारा तैयार की जाती है, ताकि अधिकतर लोग एजुकेट हो, इस बात को जाने समझें। क्योंकि एक आम व्यक्ति के सामने जब समस्या आती है तो सिर पकड़कर घर बैठ जाता है, कुछ भी समझ में नहीं आता। हर व्यक्ति के साथ होता है सर, आम व्यक्ति क्या है। तो इस अंधेरे से उजाले की ओर ले जाना एक मेरा प्रयास है, ताकि हर एक आम व्यक्ति भी घर बैठकर अपना एक अनुमान तैयार तर्क निकाल सके, वकील साहब भी निकाल सकें। और जो अधिकांश वकील साहब तो जानते ही हैं सर, जो सीनियर एडवोकेट्स हैं और जो इसकी प्रैक्टिस सालों से कर रहे हैं। लेकिन ये जानकारी सर इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ सर, मेरे को 25 ईयर्स हो चुके हैं वकालत करते हुए। इतनी आसानी से नहीं मिलेगी सर। शुरू के 2 4 5 साल तो वकील साहब की तारीख नोट करने में, फाइल बढ़वाने में, बस्ता लाने ले जाने में सर निकल जाते हैं। मतलब और उसके बाद भी कई तो लोग सालों बाद भी नहीं सीख पाते, ये भी बता दूं मैं। आप, जरूरी नहीं है, कई लोग तो 10 साल बाद भी नहीं सीख पाते हैं, 15 साल बाद भी नहीं सीख पाते हैं। ये तो हमारी लगन और मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। हम जब वकालत में देखते हैं, सुनते हैं, जजमेंट्स को पढ़ते हैं, तब कहीं जाकर ये हमें समझ में आता है। और वो सारा अनुभव, वो सारा ज्ञान मैंने व्यवस्थित रूप से इस वीडियो में आपके सामने पेश कर दिया है, और लिखित रूप में भी आपके सामने डिजिटल ई बुक के रूप में सर पेश कर दिया है। वर्तमान में मैं मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत वीडियो बना रहा हूं, और लगातार अभी इसी पे वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर सर मेरा उद्देश्य जागरूकता पैदा करना है। जैसे कि मोटरसाइकिल पर 2 से अधिक सवारी नहीं बैठ सकती। यदि 3 सवारी आपने बैठा ली तो मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 128 का उल्लंघन माना जाएगा। 1000 रुपए का जुर्माना होगा। 3 महीने तक आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है। ऐसे बहुत से जानकारियां मेरे द्वारा दी गई है। साथ ही डिजिटल ई बुक में जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आपने 3 से अधिक सवारी बिठा ली, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, एक्सीडेंट हो गया तो आपने क्लेम लगा दिया तो खरीद जाना चाहिए, आपका निरस्त हो जाना चाहिए। यही विचार आपके मन में आता है, हर व्यक्ति के मन में आता है। तो इसका भी सर मैंने रास्ता ढूंढ के आपके लिए लेकर आया। मोहम्मद सिद्दीक विरुद्ध नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2020 का लैंडमार्क जजमेंट, जिसमें सिद्धांत बताए गए हैं कि महज 2 से अधिक सवारी बैठने के कारण क्लेम याचिका निरस्त नहीं की जा सकती। ऐसे बहुत से मेरे आधार हैं। परमिट के रूट से हटके कोई बस चल रही है और एक्सीडेंट कर दिया तो बीमा पॉलिसी का शर्त का तो उल्लंघन हो गया। बीमा पॉलिसी ये कहेगी कि हमें इसमें एक्सीडेंट क्लेम नहीं देंगे, लेकिन फिर भी आप उसमें क्लेम कैसे लेंगे। ये इन सब पे मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ। तकरीबन 35 से 40 मोटरयान अधिनियम 1988 पे मैं वीडियो मेरे चैनल पर बना चुका हूँ। और हर वीडियो किसी समस्या का समाधान लेकर आता है सर। मेरा हर वीडियो, हर डिजिटल ई बुक किसी समस्या का समाधान लेकर आती है। ये जो डिजिटल ई बुक है, ये जो हम मार्केट से जो बुक्स खरीदते हैं, जो प्रकाशन की रहती है, गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाई जाती है, ये वो बुक नहीं है सर। ये तो एक नोट, ये इसमें आपको धारा 1 लगाए 217 मिलेंगी पूरी। ये जो आप देख रहे हैं ये इसका, और पीछे भी आप रखी हुई है मेरी अलमारी में देख रहे हैं, और भी कमरों में काफी किताबें रखी हुई हैं। ये बुक्स में हमें सिर्फ ला मिलेगा। अब जैसे कि मोटरयान अधिनियम 1988 में 1 लगाए 217 धाराएं, तो आप पढ़ लें 217 धाराएं। आपको उसमें क्या फार्मूला मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, दे ही नहीं रखा उसमें। ये तो आपको खुद की मेहनत से ढूंढना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जैसे मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया। ये आपको नहीं मिलेगा सर। ये चीजें अलग हैं, वकालत की प्रैक्टिस के दौरान हमें समझ में आती हैं। इसी प्रकार से जो मैंने आपको बताया, ये जजमेंट्स हैं, ये सब आपको इसमें नहीं मिलेंगे बुक में। ये प्रैक्टिकल हम जब वकालत करते हैं तब हमें सीखने समझने को आते हैं। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है, और उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।